कोशिका की इंटरफेज अवस्था में केंद्रक के 4 भागों का अध्ययन किया जा सकता है और इनमें से केंद्रकीय आवरण दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर पोर, इन दोनों की संरचनाओं का अध्ययन और इनके कार्यों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में देखा। और यहाँ हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोलस, तीसरे पार्ट के बारे में। न्यूक्लियोलस को सबसे पहले डिस्कवर किया था फॉन्टाना नाम के वैज्ञानिक ने 1781 में। और न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है केंद्रक के अंदर? तो कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं केंद्रक के अंदर और उनके स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट करूंगी। कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं, देयर आर सर्टेन क्रोमोसोम्स, सभी क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ क्रोमोसोम होते हैं, सर्टेन क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम्स पर भी स्पेसिफिक रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं। जैसे ये अगर क्रोमोसोम है तो स्पेसिफिक स्थल पाया जाता है किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम का। तो इन स्पेसिफिक क्षेत्रों को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं और न्यूक्लियोलस इन्हीं स्पेसिफिक क्षेत्रों के साथ एसोसिएटेड रहता है। यहाँ पर पाया जाता है न्यूक्लियोलस इन पर्टिकुलर रीजन्स पर। दिस इज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। तो ये कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर स्पेसिफिक क्षेत्र है जिसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के साथ एसोसिएटेड रहता है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस आपने पढ़ा होगा माइटोसिस मियोसिस के समय कि प्रोफेज अवस्था में ये जब केंद्रकीय आवरण लुप्त होता है और पूरी जो न्यूक्लियस की संरचना है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बेसिक जो मूल संरचना है, तो उसके साथ साथ ही न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। और दोबारा जब इंटरफेज अवस्था आती है डिवीजन के बाद, तो फिर न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस के फंक्शन की हम बात करें तो न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर राइबोसोम बायोसिंथेसिस। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है क्योंकि वैसे राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस से बाहर पाए जाते हैं। कार्य भी उनका वहीं संपन्न होता है साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम का बेसिक कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है, जो कि साइटोप्लाज्म में संपन्न किया जाता है। लेकिन राइबोसोम की बायोसिंथेसिस संपन्न की जाती है न्यूक्लियोलस में। नाउ हाउ दिस इज डन? क्योंकि ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल RNA के जीन्स पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस में ट्रांसक्रिप्ट्स बनाए जाते हैं राइबोसोमल RNA के, जो भी जीन्स हैं राइबोसोमल RNA के, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री RNA का निर्माण किया जाता है। न्यूक्लियोलस में 3 जोन्स पाए जाते हैं और 3 जोन्स इन न्यूक्लियोलस।
मतलब न्यूक्लियोलस की हम स्ट्रक्चर की बात करें, फंक्शनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। पहला जोन है, ये है फाइब्रिलर सेंटर। फाइब्रिलर सेंटर जिसे हम कहेंगे FC, और ये सेंट्रल पोर्शन है। यहाँ पर राइबोसोमल RNA जीन्स पाए जाते हैं यहाँ, और इनसे ट्रांसक्रिप्ट्स का निर्माण होता है। तो ट्रांसक्रिप्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, आर फॉर्म्ड, वी कैन से। ये सेंट्रल पोर्शन है जहां पर ऑब्वियसली राइबोसोमल RNA जीन्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा राइबोसोमल RNA ट्रांसक्रिप्ट्स का निर्माण होता है। सेकेंड, नेक्स्ट पार्ट है, इससे बाहर वाला पोर्शन कहलाता है डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट। डेंस फाइब्रिलर component, this is DFC। यहाँ पर ये इस वाले पोर्शन के बाहर होता है, और यहाँ यह वो भाग है जहाँ RNA सिंथेसिस की प्रक्रिया गतिमान रहती है। यहाँ 80S राइबोसोमल प्रोटीन की बाइंडिंग rRNA ट्रांसक्रिप्ट्स से होती है। मतलब इस वाले पोर्शन में 80S राइबोसोमी जो प्रोटीन होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं राइबोसोमल RNA ट्रांसक्रिप्ट से। थर्ड, जो सबसे बाहर का पोर्शन है, दैट इज कॉर्टिकल ग्रैनुलर कंपोनेंट। GC। कॉर्टिकल ग्रैनुलर कंपोनेंट ये बाह्यतम हिस्सा होता है, सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है न्यूक्लियोलस का, और यहाँ पर प्रोसेसिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स अकर। यहाँ पर प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स की प्रोसेसिंग एवं मैच्योरेशन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये तो है न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे न्यूक्लियर एनवेलप हमने पहले भी बनाया था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। तो अब जैसे राइबोसोमल प्रोटीन्स का तो इंपोर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं। तो लार्ज सब यूनिट्स का निर्माण होता है और स्मॉल सब यूनिट्स का निर्माण होता है। दोनों प्रकार के सब यूनिट्स तैयार होकर के और बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर फिर ये सारे राइबोसोम्स के रूप में असेंबल हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। यहाँ हम दिखा रहे हैं न्यूक्लियोलस की
तीनों जोन्स का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये। अब जैसे ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो पाया जाता है, जिसके साथ एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियोलस, तो उसके अंदर क्रोमैटिन का लूप है। ये जो क्रोमैटिन लूप है ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन का है। तो यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए के जीन्स पाए जाते हैं। ये हैं राइबोसोमल आरएनए के जीन्स। अब इन्हीं से कॉम्प्लीमेंट्री राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स का निर्माण हो रहा है। दिस इज बेसिकली डीएनए, ये बेसिकली डीएनए है। इनसे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स का निर्माण हो रहा है। ये तो सबसे इनरमोस्ट पोर्शन है। ये वाला पोर्शन जो है दैट इज डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट। यहाँ पर प्रोटीन्स एसोसिएटेड हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स जो बन रहे हैं उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो इसे हम फाइब्रिलर कंपोनेंट कहते हैं। और उससे भी बाहर यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉर्टिकल ग्रैनुलर कंपोनेंट, जहां पर प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स की प्रोसेसिंग संपन्न हो रही है। इस वाले पोर्शन का नाम है कॉर्टिकल ग्रैनुलर कंपोनेंट। So this is the cortex part, outermost part. ये न्यूक्लियोप्लाज्म पार्ट है, ये है पूरा न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोप्लाज्म पार्ट है। ये केंद्रकीय आवरण है, इसमें पोर्स हैं। केंद्रकीय आवरण अगेन मैं रिपीट करती हूँ, राइबोसोमल प्रोटीन्स का इंपोर्ट होता है और जो बने हुए सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के, वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। जो भी वीडियोस आप देखते हैं, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई रिक्वायरमेंट हो किसी पर्टिकुलर वीडियो की कि ये वाला बना दें, तो वो भी आप